आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी के थर्ड सेमेस्टर का पहला जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में आज का जो लेक्चर है वो उसका केमिकल काइनेटिक्स का हम आपसे इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करने वाले कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला चैप्टर है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या। हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स का जो है एक पूरी तरह से एक ब्रांच है और जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी ऑफ, इसमें क्या बात करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और यहाँ पर फाइंड आउट मैकेनिज्म, क्या प्रपोज करते हैं, मैकेनिज्म जो रिएक्शन का पाथ है, पाथ के रूट को, पाथ ऑफ रिएक्शन या रूट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है उसके बारे में हम यहाँ से फाइंडिंग्स प्राप्त करते हैं। तो रिएक्शन के रेट का और वो किस पाथवे से प्रोसीड कर रहा है, उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में। इस पर जो प्रभाव पड़ता है, जो हमारा रिएक्शंस है उसकी जो स्पीड है, जो रेट है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का मुख्य रूप से। किसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इसके अलावा और जो फैक्टर्स होंगे जिस पे डिपेंड करेगा वो होंगे आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शंस का प्रभावित ये भी करते हैं। तो हमारा जो रिएक्टेंट है उस पर, उसके सरफेस पर और कैटलिस्ट का भी रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो अब हमें डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reaction and their mechanism under given conditions, temperature, pressure, concentration, nature of reactants and catalyst। इतने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं कि आखिर कहते किसे हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं तो आप कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी। अच्छा, एक हम आगे बढ़े, एक बात जानते रहिएगा, चूंकि ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, यूनिट फर्स्ट है, उसका ये पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आपको बता रहे हैं, तो ये ऐसा कॉमन मैटर है जिसको आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मान के चलिएगा कि लगभग आप मान के चलें कि 100% आप चाहेंगे तो इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होगा, अब हम डिफाइन करेंगे इसको, the branch of the physical chemistry, the branch of the physical chemistry
which deals with the study of rate of chemical reaction and their possible mechanism under given conditions, temperature, pressure, concentration, surface area of reactant, चाहे तो बस नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट्स। एक बात जान लीजिए, जो कंडीशंस है मेनली हमारा है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। ये हो गया। यहां से ये जो ये है हमारा, ये तो काफी कुछ, ये सरफेस एरिया यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तो अलग अलग, चूंकि आप अलग अलग रिएक्टेंट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड अलग अलग होंगे, तो जब नंबर ऑफ बॉन्डेड अलग अलग होंगे तो उस कंडीशंस में जो रिएक्शंस होगा उसकी स्पीड भी अलग अलग होगी। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए जो मेन है हमारा है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। उसके अलावा ये भी जो कंडीशंस है भाई, हमारा रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, कैटलिस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो इसका भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में ये तो हो गई हमारी डिफिनीशन। केमिकल रिएक्शंस की अगर जब बात करते हैं तो इन द केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग इन द रिएक्टेंट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं हम, H2 प्लस Cl2, यानी इसका मतलब H बॉन्ड है और Cl बॉन्ड है। ये जब रिएक्शन करता है तो बनाता है 2HCl। इसका मतलब होगा HCl के बीच में बॉन्ड बनता है, 2 HCl बनेंगे H और Cl के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेकिंग होगा, ये ब्रेकिंग होगा, और इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग होगा, दोनों बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ हो रही है? रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड ब्रेकिंग in reactant and bond formation in the product takes place। ये होता है केमिकल रिएक्शन में। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये होगा केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं
कुछ होंगे जिसमें ज्यादा बांड होंगे और कुछ होंगे कम होंगे। तो जहां ज्यादा बांड होंगे तो बांड टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वहां पर रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल हमारा छोटा है, इसका मतलब नंबर ऑफ बांडेड अगर कम होंगे तो वहां रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बांड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज लेंगे तो कम बांड है, अगर माल्टोज लेंगे तो ज्यादा बांड है। तो ग्लूकोज को टूटने में कम एनर्जी लगेगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो आपका माल्टोज होगा उसमें नंबर ऑफ बांडेड ज्यादा होंगे, तो उसकी जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो स्लो होगी। तो इसका मतलब यह है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बांड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन द number of bonds present in reactants. The speed decreases with increasing number of covalent bonds. अगर कहीं पर बांड हो ही ना, दो तरह के रिएक्शंस की बात करेंगे, एक आयनिक और एक मॉलिक्यूलर। तो आयनिक में तो बांड है ही नहीं। दूसरा हम अगर ग्लूकोज ले लें C6H12O6, और दूसरा ले लें C12H22O11। अब यहां पर अगर आप रिएक्शंस कराएंगे तो ये रिएक्शन ये फास्ट देगा और ये रिएक्शन स्लो देगा। ये लार्ज मॉलिक्यूल है और स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उसका जो रिएक्शंस है वो उतना स्लो होता जाएगा। जिसमें जितना ज्यादा बांड होगा उसका रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। इसका रिएक्शन इसलिए स्लो है कि इसमें नंबर ऑफ बांडेड ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ बांडेड कम है। ये तो हमने सिंपल सा बात बताया। दूसरी बात अगर हम बताएं कि हमने कहा कि दो तरह के रिएक्शंस होंगे। एक ऐसा होगा, मान लेते हैं आप लेते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl, ये भी हमारा आयनिक है और ये भी हमारा आयनिक है। AgNO3 भी आयनिक है और NaCl भी आयनिक है। तो जब इसके बीच में होगा तो इसके बीच में तो प्लस और माइनस है, तो इसके बीच में तो बांड है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप जानते हैं। तो क्या होगा फिर ये तुरंत AgCl को अट्रैक्ट कर लेगा और NaNO3 बना देगा। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ में, दूसरे का माइनस पहले के प्लस के साथ में जाएगा और ये AgCl बना लेगा। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। ये आयनिक रिएक्शन है, यह आयनिक रिएक्शंस हैं। तो आयनिक रिएक्शंस जो हैं ये बहुत फास्ट होंगे। लेकिन अभी जो हमने रिएक्शन किया था H2 प्लस Br2, यहां बांड टूटेगा, 2HBr बनेगा। इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस हो गए, एक आयनिक रिएक्शन हो गया और दूसरा नॉन आयनिक रिएक्शंस या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस दो तरह का होगा, एक सिंपल रिएक्शन होगा, सिंपल रिएक्शंस, और एक होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होगा, सिंपल वन स्टेप में होता, वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप, और मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। हम आपको ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन दो तरह के होंगे, एक आयनिक होगा, एक नॉन आयनिक होगा। तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं ऑलरेडी उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, और जब आयंस प्रेजेंट होंगे तो उसमें बांड तो है नहीं, तो एक का प्लस दूसरे के माइनस साथ में बड़ी फास्टली चला जाता है और रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। दूसरा है जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में H2 और Br2 आपस में जुड़ रहे हैं,
2H बना रहे हैं तो H बॉन्ड टूटेगा, जैसा हमने पहले बताया, Br बॉन्ड टूटेगा और H और Br के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमने कहा दो तरह का होगा, ये हो सकता है कोई रिएक्शन हमारा एक स्टेप में कंप्लीट हो या हो सकता है वो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होगा। आगे चल के अगर होगा तो मैकेनिज्म हम बताएंगे आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसको हम सिंपल रिएक्शन कहेंगे, अगर एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है दो तरह का होगा, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। आगे उसमें बताएंगे अगर कहीं जरूरत पड़ेगी। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी पर डिपेंड करता है। वैसे ही जैसे कोई मान लीजिए चेन है, उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी होगी उसकी स्ट्रेंथ, उस चेन की स्ट्रेंथ उसके सबसे कमजोर कड़ी पर डिपेंड करती है। तो जो सबसे कमजोर कड़ी जितनी मजबूत होगी उस चेन की स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। ये तो हमने बता दिया दो टाइप्स के रिएक्शंस हो गए, आयनिक रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके स्पीड के आधार पर जो हमारे रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस के स्पीड के आधार पर जो रिएक्शंस हैं वो तीन तरह के होंगे। जो आयनिक रिएक्शन है बहुत फास्ट होगा, इंस्टेंटली होगा, तत्काल। जैसे ही आप AgNO3 को NaCl के साथ जैसे ही मिलाएंगे तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेट फ्रैक्शन ऑफ मिनट या सेकंड में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इंस्टेंटली यूज करते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शंस है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को जो कुछ ही सेकंडों में हो जाते हैं ऐसे रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ speed of reactions there are three types of reaction। स्पीड के आधार पर तीन तरह के होंगे। नंबर वन होगा फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शंस। तो फास्ट रिएक्शन किसे कहेंगे कि जो वे रिएक्शंस जो बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी स्टडी करना आसान नहीं होगा, जिसकी स्टडी ना की जा सके, है ना। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेरी फास्टली and completed instantly। For example ionic reactions। In the ionic reactions there is no covalent bond is present, ions are already present, plus ions minus ions are already present and प्लस और माइनस तुरंत आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुरंत वो रिएक्शन कर जाते हैं। ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल है आयनिक रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शंस है जो बहुत स्लो होता है, जिसकी स्टडी करना आसान नहीं होता, कई सालों लग जाएंगे, वो होते हैं स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शन दूसरा है आपका स्लो रिएक्शंस। तो ये स्लो रिएक्शंस क्या है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जैसे जो जंग लगता है, ये हो गया FeO। तो रख देते हैं तो सालों साल इतना स्लो होता है ये कि मॉइस्चर पर इसकी अलग केमिस्ट्री है, करोजन्स। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इतना स्लो होता है कि इसकी भी स्टडी करना आसान नहीं होता है। तो जो कई सालों में कंप्लीट होते हैं या बहुत स्लो चलते हैं, जिसकी स्टडी करना आसान नहीं है, ऐसे रिएक्शंस को हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं और ये लॉन्ग टाइम लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस very slowly and
कंप्लीट इन ईयर्स, जो सालों में पूरे होते हों, ऐसे रिएक्शंस की स्टडी करना ये संभव नहीं होता है। और इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये, जो बहुत स्लो रिएक्शंस करता है। ये दो रिएक्शंस हो गए। तीसरा रिएक्शन है इन दोनों के बीच में न स्लो हो न फास्ट हो, जिसको हम कंट्रोल कर पाए, वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा जो होगा हमारा, ये हमारे लिए उसी की हम स्टडी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस, जो हमारे लिमिटेड टाइम में, दिए गए समय में, जिसका हम आराम से स्लो या फास्ट कर पाए, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। These reactions takes place in hours and their study can be performed। तो जिसकी स्टडी हम कर पाए तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं, और जिसे हम आसानी से कंट्रोल करके स्लो या फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। जैसे अगर हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनाएगा बेंजोइक एसिड। आप चाहे तो यहाँ कैटलिस्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेंट ले सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो जब हम फैक्टर बताने लगेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये तीसरा रिएक्शन है जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, वो तीसरा होता है हमारा मॉडरेट रिएक्शन होता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि हमारे पास में कितने टाइप्स के रिएक्शंस हैं। हम रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया, उसके स्पीड के आधार पर बात कर लिया। तो ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ कि आखिर रिएक्शन कैसे होते हैं, हम स्टडी कैसे करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड ये हमारा एक किसी भी चैप्टर का जो पहला पॉइंट होता है कि उसके बारे में हम सामान्य जानकारी रखें, और उसको किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए अप्रोप्रिएबल होगा, आपके लिए सुटेबल होगा कि आप इसको भी किसी भी क्वेश्चन में, केमिकल काइनेटिक्स के किसी भी क्वेश्चंस में इस मैटर से रिलेटेड आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में, थर्ड सेमेस्टर का ये पहला वीडियो है, इस वीडियो में अगर आप कहीं भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे आगे बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।